नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं जिसमें आज हम 6 अप्रैल का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपका जो एसएसबी का शेड्यूल है ना, और रिटन एग्जामिनेशन का जो भी आपने शेड्यूल यहाँ पर फॉलो किया है, अगर उन चीजों के ऊपर काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका जो अपकमिंग अटेम्प्ट यहाँ पर होने वाला है वो सक्सेसफुल यहाँ पर होने वाला है। आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी सीडीएस, एफकैट, एसएसबी प्रिपरेशन, टेरिटोरियल आर्मी, इन सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कराई जाती है। आज का कोटेशन देखिए, लिखा हुआ है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करें कि हमने अपने जीवन में क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, है ना, उन एक्सपीरियंस जो हमने पहले यहाँ पर सीखे हैं उनको अगर हम वापस दोबारा यहाँ पर जीना चाहते हैं तो पास्ट में हमें खोना चाहिए, और अगर हम अपने जीवन को बहुत अच्छा यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, हम उसमें जीकर अपने एफर्ट्स को इतना अच्छा कर लें ताकि जो हमारा आने वाला समय है वो यहाँ पर सही तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई दे, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमको ये चीज यहाँ पर ध्यान रहेगी तो फिर हम एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो यहाँ पर बनाकर रहेंगे, है ना। मतलब अगर हम केवल पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर हम अपने प्रेजेंट को यहाँ पर अकेला छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने प्रेजेंट को जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज करना है। ये है आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें से 3 आर्टिकल जो हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3। आप सभी को पता है कि तमिलनाडु वगैरह में इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, ठीक है। 5 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी में आपके इलेक्शंस हैं। तो ये तीनों आर्टिकल जो है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, हमारे एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अभी यहाँ पर इन सब चीजों को कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये है आर्टिकल नंबर 4। इसमें आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो अभी यहाँ पर ये माओइस्ट अटैक हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल दिया हुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहले जो है यूट्यूब चैनल पर ही एक बहुत ही शानदार एक डिस्कशन आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, है ना, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, इन सब चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड करी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। इस आर्टिकल को मैंने, क्योंकि उसमें ज्यादा लंबा आर्टिकल है वो, तो इसलिए मैंने उसको वहां पर कवर करा दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका ये आर्टिकल वहां पर कवर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ में मैंने ये स्लाइड्स भी यहाँ पर अपलोड करी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5, इसमें यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि यूएसए चाइना, चाहे उनके बीच में किसी भी तरीके का यहाँ पर वर्ड्स यहाँ पर एक्सचेंज होते हुए दिखाई दें, लेकिन यूएस के लिए चाइना और चाइना के लिए यूएस दोनों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन कंट्री के बीच में एक रीजनेबल अगर यहाँ पर रिलेशन रहेगा तो ये बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है इसको वर्चुअल हियरिंग में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया जब से यहाँ पर कोविड-19 का टाइम पीरियड चल रहा है। तो अभी यहाँ पर ये चीजें बोली गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब जो है फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर स्टार्ट होगी, मतलब फिजिकली जो हियरिंग यहाँ पर होती है वो स्टार्ट करी जाएंगी। लेकिन जो वर्चुअल हियरिंग है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है ना। मतलब जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, आपका केस लड़ते हैं, उनको जो लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो ट्रेवल नहीं कर सकते दिल्ली में, है ना, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान भी इस बात का डिस्कशन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अगर ब्रांच केवल दिल्ली में यहाँ पर रहेगी या सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में रहेगा तो जो दूर दराज वाले इलाके में लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर इसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये वर्चुअल हियरिंग हुई है इसकी वजह से चीजें पॉसिबल हुई हैं, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर, है ना। सब लोगों की बातें सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर जा रही है, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस आर्टिकल को भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूंगा, और इससे रिलेटेड आपकी एग्जामिनेशन में और एसएसबी इंटरव्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, ये इनइक्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कल मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर दिया था जिसको उन्हें यहाँ पर डिस्कस करना था।
तो वो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया। कल भी एक आर्टिकल यहाँ पर डिफेंस मास्टर ऐप पर हमने डिस्कस किया था, वहां पर आपको ना डीएनए सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप लोग डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके वहां पर बैच कोड भेज दीजिएगा DNA21, तो मैं वहां पर ऐड कर दूंगा। तो वो फ्री क्लासेस हैं हमारी, जो ज्यादातर क्लासेस होती है ना डीएनए की, वो हम लोग ऐप पर ही करते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं यूट्यूब पर भी सेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस बैच कोड के साथ मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये इनइक्वालिटीज बताई गई है कि आज के बाद, मतलब अगर हम देखें तो कोविड-19 के बाद बहुत सारी इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज के अगर हम रीजंस के बारे में बात करें तो देखिए आज के इंपॉर्टेंट एक जो पहलू है वो हमको समझना बहुत जरूरी है कि देखिए ऐसा नहीं है कि केवल कोविड-19 के बाद ही इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम पहले भी देखेंगे तो पहले भी बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स थी। जैसे अगर बात कर लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, जो लो इनकम्स है ना, मतलब जिनकी इनकम यहाँ पर बहुत कम है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमको पहले देखने को मिल रही थी। फिर उसके बाद जो रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलती हैं, या रूरल एरिया में जो डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता है, वो सब भी चीजें पहले से विद्यमान थी, है ना। माल न्यूट्रिशन वगैरह की जो प्रॉब्लम थी, कुपोषण वाली जो प्रॉब्लम है, ये भी हम देख रहे हैं कि भाई अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं इन सब चीजों को दूर करने के लिए, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही रिजल्ट हमको यहाँ पर दे नहीं रहा है। और इसी की वजह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इनइक्वालिटीज जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन अगर हम यहाँ पर समझेंगे तो दूसरा यहाँ पर है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर ये होता है जिसमें आपको पता नहीं होता है कि भाई आप कब तक काम करोगे, आपको कितना पैसा मिलेगा, है ना, जॉब कितने दिन तक रहेगी, है ना। जैसे जो नॉर्मल ठेले वगैरह लगाते हैं, दुकान वगैरह लगाते हैं, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारे देश में, उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, उसको भी हम प्रॉपर रिकॉग्नाइज यहाँ पर नहीं करते हैं। कोविड-19 की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ आपको दिखाई दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो पहले किए हुए हैं, लेकिन उसी सीरीज में अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हम इसके यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बात करें, है ना, कि भाई जो इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में देखने को मिल रहा है, इसके अगर हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचें कि क्या क्या सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं, तो वो हमको देखना पड़ेगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि हमको जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएशन ऑफ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर दिखाना होगा, ताकि लोग अपना जीवन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के सारे यहाँ पर व्यतीत कर सकें। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अगर आप वैकेंसीज वगैरह भी देखेंगे तो बहुत ही लगातार नीचे गिरती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है, जिसमें सबका साथ सबका विकास के बारे में बात होती है, उसके ऊपर अगर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है तो हमको यहाँ पर एक क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंप्रूव करनी पड़ेगी, है ना, ताकि लोग अपना विकास जो है वो सही तरीके से कर सकें, है ना। जब तक लोगों का विकास नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर ये मान सकते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बाय इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट। जब तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तब तक देश में जो एक्चुअल ग्रोथ यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं होगी। हमारी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो बिल्कुल ही कम होती हुई जा रही है ना, या उसमें कोई बहुत एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर कर सकते हैं उसमें हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिला है उनको कुछ बेसिक इनकम प्रोवाइड करी जाए ताकि वो लोग काम कर सकें। लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। फिर लोग यहाँ पर ये हो जाएंगे कि हमको चाहे कोई जॉब करे या ना करे लेकिन हमको इनकम तो मिल ही नहीं रही है ना, तो मिल ही रही है तो फिर हमको जॉब करने की क्या ही आवश्यकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर जो 7 मैंने आपको बताया यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है। फिर उसके बाद ये जो कार्टून है ये अभी इलेक्शन से रिलेटेड है ना, इसको भी देखेंगे। कोविड-19 से रिलेटेड आपका डेटा पॉइंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने अटैच कर दिया, अगर आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो कार्टून देख लीजिए, है ना। जो चुनाव प्रचार होता है तो उसमें कास्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, है ना, क्या क्या चीजें फ्री में मिलेंगी, यही सब चीजें चलती हैं। तो लोग जब वोट डालने यहाँ पर जाते हैं तो इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए यहाँ पर वोट डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत सिग्नल है। इस तरीके से यहाँ पर चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वही कोविड-19 से रिलेटेड जो यहाँ पर आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में ये बात हो रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो पहले वाला टाइम पीरियड था, ठीक है, आप उससे आप देख सकते हो कि केसेस जो है पहले से ज्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, इन कोर्सेज के बारे में मैंने आपसे बात करी है जो डिफेंस मास्टर ऐप पर आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ये आपका मॉइस्ट अटैक था जिसके ऊपर मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है और सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब अगली बात हम यहाँ पर जो करेंगे इसमें हम बात करने वाले फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कई बार यहाँ पर बात होती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच दिल्ली में है, इसी तरीके से एक बेंच आप यहाँ पर भी क्रिएट कर दो। ठीक है, एक बेंच यहाँ पर भी आप क्रिएट कर दो, एक बेंच जो है वो साउथ में भी क्रिएट कर दो। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग भी यहाँ पर आसपास रहेंगे, अभी क्या होता है कि तमिलनाडु वाला है ना, या नॉर्थ ईस्ट वाले या गुजरात वाले, ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कोशिश नहीं करते हैं कि उनके केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि वो ट्रेवलिंग वाला एक्सपेंसेस भी यहाँ पर हो जाएगा और फिर अपने लोकल यहाँ पर लॉयर को लेकर जा भी नहीं पाएंगे वहां पर, है ना, क्योंकि वहां पर केस कैसे लड़ेंगे फिर वो, है ना। फिर उनके जो लॉयर्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे, उनकी जो फीस वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस के लिए जो लोगों की एक इक्विटी यहाँ पर होनी चाहिए, जिस तरीके से इक्विटेबल यहाँ पर एक्सेस मिलना चाहिए, वो चीजें यहाँ पर मिल नहीं पाती है। और इस तरीके की अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच अगर हमको यहाँ पर बनानी है तो इसका जो पूरा अधिकार है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होता है। लेकिन अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 42nd है ना, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, अभी तो देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे इन फ्यूचर, बट इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया और इसी वजह से इस तरीके की कोई बेंच जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिली। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू रिमेंबर इट। ठीक है, आगे समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और चीजें यहाँ पर बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगली इंपॉर्टेंट जो बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है, ये लिखा हुआ है कि एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन मेड इजियर विद द वर्चुअल हियरिंग्स बट मोर नीड्स टू बी डन। मतलब जो ये वर्चुअल हियरिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, इनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि चीजें जो हैं वो बहुत नॉर्मल हो गई, मतलब इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो अभी मैंने शायद यहाँ पर ना 42 बोल दिया है ना, कि अभी जो हमारे सीवी रमन्ना जी बनाए गए हैं, एनवी रमन्ना जी, ये 42nd है, तो 42nd नहीं है ये, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एनवी रमन्ना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल से यहाँ पर ये लोग अपना कार्यभार संभालेंगे। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन मेड इजियर विद वर्चुअल हियरिंग्स। ठीक है, वर्चुअल हियरिंग्स जो है उसके तहत यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस है वो बहुत यहाँ पर आसान बना दिया गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर करने की जरूरत है। It is ironic that it has taken a pandemic to acknowledge the significance of fair and equal access to the Supreme Court। मतलब अब ये पैंडेमिक के टाइम पीरियड पर जब लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि भाई इस तरीके की वर्चुअल हियरिंग यहाँ पर होगी, तो उससे क्या हुआ कि उससे जो एक्सेस यहाँ पर मिलना चाहिए वो एक्सेस जो है वो यहाँ पर सही तरीके से आपको मिलता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि चलिए कि ये कोविड-19 की वजह से कम ये चीजें तो जो है वो सही डायरेक्शन में आपको होती हुई दिखाई दी। While the lockdown limited people's movement, it opened new vistas. The country litigants and lawyers across India to approach through technology the country's highest court with relative cases। अगर कोई भी केस यहाँ पर है, अब लोगों की मूवमेंट जो है वो तो बंद हो गई है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी लिटिगेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर PIL वगैरह फाइल करी है, वो सब ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी रीच जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करी है। It is no wonder then that despite demand for a return to physical hearing by the bar in Delhi, there are calls for virtual access to the Supreme Court to continue। लोग बोल रहे हैं कि भाई जो फिजिकल है ना, या आप यहाँ पर जो फिजिकल हियरिंग्स है उसको दोबारा स्टार्ट करिए, इस बात की डिमांड यहाँ पर हो रही है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्चुअल एक्सेस जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक यहाँ पर पॉसिबल था, वो चीज भी यहाँ पर कंटिन्यू होनी जरूरी है। अब इंक्रीजिंग रीच के बारे में बात करते हैं। देखिए, इवन एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वाज बीइंग डिबेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ज्योग्राफिकल एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट वाज फ्लैग्ड एज अ कंसर्न, कि हम अगर नई दिल्ली में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पूरे भारत में जो अलग अलग राज्य से प्रांत से लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं वो उतना उनको एक्सेस यहाँ पर हो नहीं पाएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसके ऊपर डिबेट यहाँ पर हुई थी। उस टाइम पीरियड पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वाज नेवरथलेस ऑफ द व्यू दैट कोर्ट मस्ट हैव ए स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ सिटिंग एंड दैट लिटिगेंट शुड नो वेयर टू गो एंड होम टू अप्रोच। मतलब यहाँ पर क्या है कि उस टाइम पर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि उसकी एक स्पेसिफाइड प्लेस यहाँ पर होनी चाहिए जहां पर
ये सारे के सारे काम होंगे, और जो भी लिटिगेंट्स हैं, जो भी अलग अलग तरीके से अपने ग्रीवेंसेस को यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई कहां पर जाना है और किसे अप्रोच करना है। ये पूरी की पूरी जानकारी उनके पास होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये बात बताई गई। However, the framers of the constitution agreed that volume of litigation from different parts of the country may require the Supreme Court to increase its reach and hold court elsewhere। मतलब इससे क्या हुआ कि हो सकता है कि इन फ्यूचर, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह हैं उनका नंबर यहाँ पर बढ़े, तो जरूरत पड़ेगी कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो अपनी रीच वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा कि हमें और दूसरी जो बेंचेस वगैरह हैं उनकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंगली इन रिकॉग्निशन ऑफ द सेम, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया था चीफ जस्टिस को टू होल्ड सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू सर्किट बेंचेस इन प्लेस अदर देन दिल्ली एज वेल। तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो सर्किट बेंचेस जो हैं वो अलग अलग हमारे जो पार्ट हैं देश के, वहां पर वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। हाउएवर, डिस्पाइट एन इंक्रीजिंग case load and repeated pleas of litigant and government, successive chief justice have refused to invoke their constitutional power for reason best known to them। मतलब इतने सारे केसेस वगैरह यहाँ पर बढ़े, बार बार लोग यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, फिर भी पता नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी तक यहाँ पर रहे हैं उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का कोई प्रोविजन क्यों नहीं निकाला, इसके बारे में केवल उन्हीं को पता होगा, ठीक है। सो इन इंडिया गिवन द यूनिफाइड सिंगल पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जिसमें सबसे ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट देखने को मिल रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, फिर जो जजेस है ना नीचे लो लेवल की जो यहाँ पर चीजें होती हैं जिनमें हम आपको सेशन जजेस वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो लोग यहाँ पर हैं। लेकिन ये जो पूरी हायरार्की है वो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देती है ना, इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इन इंडिया गिवन the unified single pyramidal structure of the judicial system, all types of cases can potentially make their way to the Supreme Court irrespective of the place or forum of the original institution। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सा भी केस है तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता है ना। ये हायरार्की अगर आप यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपने डिसीजन को या सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट तक अपनी रीच यहाँ पर दिखा सकते हो। एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, आ डिस्प्रपोर्शनलिटी हाई नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनेटेड इन द हाई कोर्ट क्लोजर टू दिल्ली। मतलब जितने भी केसेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट होते हैं उनमें से वो सारे के केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जो कहां से हैं, जो आसपास वाले रीजन से आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब दिल्ली के जो आसपास राज्य हैं वहां पर जो हाई कोर्ट लोकेटेड है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाई कोर्ट जो है इंडिया में टोटल कितने हैं, और जो लेटेस्ट वाला हाई कोर्ट था वो कहां पर ओपन किया गया था, इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो दिल्ली के आसपास वाले जो एरिया हैं वहां से इस तरीके के केसेस जो हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस केसेस फ्रॉम जैसे वेस्ट बंगाल हो गए, बिहार हो गए, आंध्र प्रदेश, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती हुई दिखाई देती है, वहां पर अगर हम देखेंगे तो केवल 10% जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट में उन पर्टिकुलर राज्यों से देखने को मिलेंगे जो इंडिया की 1/5 पॉपुलेशन यहाँ पर होल्ड करते हैं, है ना, क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है वो दिल्ली से ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि केवल 5% हमारे देश की पॉपुलेशन रहती है, वहां से करीब 18% जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये सब जीडी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि उनकी लोकेशन क्या है वो दिल्ली से पास में आपको देखने को मिलेगी। सो आप यहाँ पर क्या है कि ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट होते हैं, इस वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दिल्ली के आसपास जो लॉयर्स वगैरह होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आपके केस के लिए लड़ाई करेंगे, उनका नंबर भी बहुत ही कम होता है, तो किसको यहाँ पर करना है, उनकी जो प्राइजेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है। तो मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरा खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, चाहे वो कॉस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इस तरीके की दोनों प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी दूसरे इलाके से हैं और अगर हम यहाँ पर दिल्ली जा रहे हैं तो वहां पर आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और हो सकता है कि आपको जो यहाँ पर वकील या लॉयर आप हायर करो वो उतनी क्वालिटी का भी देखने को ना मिले, क्योंकि वहां पर क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है तो ऑब्वियसली वो होंगे ही, लेकिन हमारे लिए कौन सा सुटेबल होता है वो हम डिसाइड करते हैं ना। हो सकता है कि भाई कोई बहुत अच्छा वकील हो लेकिन वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर तो उसकी अच्छाई का कोई मतलब है नहीं ना। हमारे लिए हमारे मैटर को समझने वाला, हमारे मैटर की अप्रोच को जिस तरीके से उसको रखना है वो हमारे लिए अच्छा वकील होगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया। अ कोर्ट फॉर एवरीवन बोला जा रहा है कि दस द पैंडेमिक ऑल्दो फॉर डिफरेंट रीजन हैव कंपेल्ड द सुप्रीम कोर्ट टू अटेम्प्ट टू ओवरकम फिजिकल कंस्ट्रेंट इन एफर्ट टू इंक्रीज एक्सेस एल्बिट वर्चुअली। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब जब फिजिकली इसको ओपन नहीं कर सकते, फिजिकल हियरिंग्स यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो है वर्चुअल हियरिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो पूरे देश के यहाँ पर एडवोकेट्स थे उनके सबके लिए ओपन हो गया और डायरेक्टली केसेस यहाँ पर जाने लग गए।
Litigants now have the option to engage a local lawyer of their own choice and convenience, including the same lawyer who argued their case before the lower court. मतलब अब उनके पास क्या है कि अब वहां जाकर उन्हें अपना लॉयर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोअर कोर्ट में जो उनका लॉयर था वही लॉयर रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट में भी उनके केस को यहाँ पर लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो वर्चुअल हियरिंग से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई। कई कई वकील ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, बट ड्यू टू वर्चुअल हियरिंग उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आई है और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने यहाँ पर अपने केस को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है। इंडीड वर्चुअल हियरिंग में नॉट बी अ परफेक्ट ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल परफेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे बट सच इम्परफेक्शन मस्ट बी प्रिफर्ड ओवर अ डिनायल ऑफ द राइट टू एक्सेस जस्टिस इटसेल्फ। मतलब किसी को न्याय नहीं मिलना और उसकी जगह पर अगर ऑनलाइन माध्यम से उसको न्याय यहां पर मिल रहा है तो ऑनलाइन माध्यम अच्छा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ओनली व्हेन ईच पर्सन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अनहिंडर्ड एक्सेस टू इट्स कोरिजन कैन बी सुप्रीम कोर्ट बी सेड टू हैव फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिना किसी हिंड्रेंस के अगर सभी लोगों को भारत देश में न्याय यहां पर मिल रहा है तभी हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है उस व्याख्या को फुलफिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट आपको दिखाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मोर देन लॉ कमीशन हो गए, पार्लियामेंट्री कमेटी हो गए, उन्होंने रिकमेंड किया है कि सर्किट बेंचेस जो है सुप्रीम कोर्ट की उनको यहाँ पर सेट करना है, लेकिन अभी तक कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नॉनदलेस टिल द जुडिशरी एक्ट ऑन द सच प्रपोजल वर्चुअल हियरिंग्स शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। जब तक यहाँ पर कोई इसके ऊपर कोई हियरिंग्स नहीं होती है, मतलब यहाँ पर कोई प्रपोजल जुडिशरी की तरफ से निकलकर सामने नहीं आता, वर्चुअल हियरिंग्स जो है वो होनी चाहिए। इफ नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट देन एटलीस्ट एज अ मैटर ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल पॉलिसी, ताकि सभी लोगों को समान रूप से न्याय जो है वो यहाँ पर मिल सके और इसके ऊपर काम करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर काम नहीं होगा तब तक जो पेंडेंसी रेट है हमारे कोर्ट में है ना, केसेस रिजॉल्व नहीं होते हैं या सभी को एक्सेस नहीं मिल पाता, वो सब जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई आपको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार आर्टिकल था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई थी। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यूएस एंड चाइना नीड ईच अदर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम इन दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो यहाँ पर बोलती है कि भाई आप जो भी बोलो एक दूसरे को वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या है कि आप दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की बहुत जरूरत है। अभी आप सभी को पता है कि अलास्का में इनके जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर मिले थे, है ना, जिसमें प्लान ये भी किया गया था कि इन फ्यूचर शी जिनपिंग और जो बाइडेन भी यहाँ पर उनकी भी मुलाकात हो सकती है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है किम जोंग यून उनको ठग्स यहाँ पर कह दिया। जो टर्किश प्रेसिडेंट है, मतलब टर्की की कैपिटल अंकारा है, वहां के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है रेसिप एर्दोगान उनको ऑटोक्रेट यहाँ पर कह दिया और रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनको यहाँ पर किलर कह दिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड गेम है वो यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई दिया। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे तो चाइना और यूएसए के बीच में कन्फ्रंटेशन भी होता रहता है, एक दूसरे के सामने वो लड़ाई करते हुए भी आते हैं और उनके बीच में कंपटीशन भी चलता हुआ दिखाई देगा। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, इन्होंने चाइना को एक्यूज किया था कि भाई ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज है वो भी बिल्कुल सही नहीं है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया था चाइना को कि हम यहाँ पर आपके साथ डील नहीं करेंगे, ठीक है, हम आपके साथ सैंक्शन यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन चाइना ने जो है अपनी इन्फ्लुएंसिंग जो पावर है उसको यहाँ पर कंटिन्यू रखा। वो चाइना जो है उसके ऊपर कितने भी आपने इन्फ्लुएंस करने के लिए या सैंक्शन लगाने की बात कही, लेकिन चाइना ने अपनी जो पॉलिसीज थी उसके ऊपर सही तरीके से काम किया। और अमेरिका का जो इंक्रीज है, ठीक है, काउंटर अमेरिकन इंक्रीज इन द मिलिट्री फंडिंग बाय एक्सपेंडिंग इट्स ओन मिलिट्री पावर, मतलब जिस तरीके से अमेरिका यहाँ पर फंडिंग करता था मिलिट्री के लिए अलग अलग कंट्रीज को, तो अब वो काम जो है वो यहाँ पर चाइना भी करता हुआ दिखाई दिया ताकि अमेरिका का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा कम हो सके। यूएस यूरोप हैव इम्पोज सैंक्शन अगेंस्ट चाइना रशिया एंड अदर्स। जो कार्टसा एक्ट यहाँ पर निकलकर सामने आया था जिसमें काउंटरिंग अमेरिका 3 सैंक्शन एक्ट इसको यहाँ पर कहते हैं। 3 कंट्री को टारगेट किया जाता है, नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया हो गया और फिर उसके बाद ईरान। इनकी जो कंपनीज है, कंट्रीज हैं, इनके साथ अगर आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पर करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे यूएस ने यहाँ पर क्वाड ग्रुप बनाया जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। विल प्रूवन एंड awful effort because even some of the US former allies have reshaped their foreign and economic relation with China। उनको ये समझ में आ गया कि भाई अगर हम यूएस के अलाई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर चाइना इतनी स्पीड में यहाँ पर चीजें आगे लेकर चल रहा है तो इससे हमको बेनिफिट नहीं होगा अगर हम यहाँ पर चाइना के साथ दुश्मनी करते हैं। तो उन्होंने अपने खुद के भी जो यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन है चाइना के साथ उनको यहाँ पर रीशेप करते हुए वो दिखाई दिए। कन्फेडरेशन एंड कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस एंड चाइना विल डोमिनेट दिस सेंचुरी, मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी। मिस्टर बाइडेन हैज
सिंचेड चाइना फॉर ह्यूमन राइट अब्यूज इन हांगकांग एंड जिनजियांग, ठीक है, जो उइगुर मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो ये हांगकांग में कर रहे हैं, जो जिनजियांग प्रोविंस में देखने को मिला, इसके लिए यहाँ पर ह्यूमन राइट जो अब्यूज होता है, इसके लिए जो बाइडेन उनको यहाँ पर बोलते रहते हैं। साथ ही साथ जो साउथ एंड ईस्ट चाइना सी में यहाँ पर इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसको लेकर इनको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया। जो ताइवान के साथ ये धमकी यहाँ पर देते हैं, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर थेफ्ट इनके द्वारा करी जाती है, करेंसी मैनिपुलेशन है ना, मतलब जो करेंसी है चाइना की वो ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, रेमनिंबी हम उसको बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हो कि उसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ट्रेड एक्टिविटीज नहीं होगी, तो करेंसी मैनिपुलेट वो यहाँ पर करते रहते हैं, साइबर अटैक वगैरह, इन सब चीजों के लिए जो है बाइडेन ने चाइना को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो इन फ्यूचर यूएस को पीछे करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और इसने अपने हिसाब से स्टेब्लिश किया वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इकोनॉमी स्टाइज कि किस तरीके से आर्थिक लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ना है अलग अलग कंट्रीज के साथ। और इन्होंने मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन किए, जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई में देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है इन्होंने ओपन करी हैं, ताकि जो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब चीजों को हम यहाँ पर क्या कर सके, कंपीट कर सके। China would strongly oppose interference in China's internal affair, referred to the US struggling democracy and poor treatment of minorities। मतलब आपकी डेमोक्रेसी जो है वो खुद यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, जिस तरीके की चीजें डोनाल्ड ट्रम्प जी के टाइम पीरियड पर हुई, और जिस तरीके से आपके देश में माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है, वहां पर भी ब्लैक वाला जो इशू था वो बहुत ज्यादा निकलकर सामने आया था। क्रिटिसाइज करता है यूएस की पॉलिसीज एज सीकिंग मिलिट्री एंड फाइनेंशियल हेजेमोनी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हेगेमनी जो है कि अलग अलग कंट्रीज का अपने हिसाब से आप यहाँ पर मोल तोल कर रहे हो, अपने हिसाब से उनको उनकी पॉलिसीज के लिए कंपेल कर रहे हो, किस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए, तो आप हमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। दीज शार्प एक्सचेंज वर इंटेंडेड फॉर रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक ऑडियंस। और ये सब चीजें जो है ये इनकी जो रिस्पेक्टिव ऑडियंस है ना, क्योंकि यूएस ने चाइना के लिए कुछ किया तो चाइना जो है वो यूएस के लिए करेगा। इस तरीके की चीजें जो है वो तो चलती रहती है, ताकि दुनिया को देखने को मिले, उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है उनको समझ में आए कि भाई चाइना यूएस का जवाब दे रहा है या यूएसए चाइना का जवाब दे रहा है। लेकिन फिर भी चाइना की जरूरत है यूएस को, और यूएस की जरूरत है चाइना की, ताकि हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो गया, कोविड-19 हो गया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, G20, हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, ईरान न्यूक्लियर इश्यू, अफगानिस्तान, कोरिया, म्यांमार में जिस तरीके की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, इन सब चीजों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो यूएस को चाइना की बिल्कुल जरूरत आपको देखने को मिलेगी। The US-China rhetoric masks the reality that both countries need each other not only for the world stability, लेकिन ग्रोथ के लिए, सप्लाई चेन के लिए, जॉब्स के लिए, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सेस के लिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की जरूरत है, और बिना जरूरत को पूरी करते हुए ये अपने यहाँ पर टाइज को किसी कंट्रीज के साथ आगे नहीं बढ़ाते हैं ना, ये तो हमको भी पता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि अगर ये दोनों कंट्री आगे बढ़ना चाहती हैं तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से फोकस करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की जरूरत यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने आपके साथ आर्टिकल डिस्कस किए। ये मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, डिफेंस एग्जामिनेशन SSB इंटरव्यू से रिलेटेड। अगर आप किसी भी तरीके की कोई मदद यहाँ पर चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर, ईमेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो अपना कॉमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।